Hello everyone, welcome to Physics Simplified and today is our first day of class 12 बैच राइट। आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, है ना। एंड बेसिक मैथमेटिक्स जो इनिशियल वाला पार्ट था जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जो क्लास 12 में काम आएगी, है ना। अब वो वाला सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम कंप्लीटली क्लास 12 पे आ चुके हैं। एंड आज से 16 मार्च से आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। एंड ये जर्नी बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि भैया सिलेबस कब तक खत्म होगा हमारा क्लास 12 का। तो जो सिलेबस है आपका ये आई गेस अक्टूबर स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो टेंटेटिव डेट होती है, आइडियल डेट होती है अक्टूबर मिड तक होती है। मैं उससे पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा के फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं विद द चैप्टर नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए एक बार हेडिंग डालने दीजिए। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे इस कोर्स को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, ये कोर्स आपका रिकॉर्डेड कोर्स रहने वाला है, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स इसीलिए बिकॉज मेरे लाइव कोर्स बहुत सारे चल रहे हैं, है ना। एंड आई गेस आपको समझ आ जाएगा कि इतनी एनर्जी नहीं होती कि बार बार। और देखो एक और प्रॉब्लम रहती है ना कि व्हेन यू आर टेकिंग लाइव तो कोई भी आके इंटरप्ट कर जाता है, कोई कुछ भी बोल जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ्लो में गड़बड़ आती है और फिर मेरा पढ़ाने का टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है ना। वो लाइव क्लासेस में नहीं होता, मतलब जो हमारी जूम क्लासेस होती है उनमें नहीं होता, बिकॉज वो जूम में होती है, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, सारे बच्चे अपने होते हैं, तो सबको मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा वैसा नहीं करने वाला। तो वहाँ पे माइक भी ऑन करके करा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ पे दिक्कत आती है। सेकेंड थिंग, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बाकी इसके डिजिटल नोट्स जो है बच्चों, इसके डिजिटल नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको इसके नोट्स। एंड थर्ड थिंग, इसकी जो डीपीपी होगी वो भी आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं इसके, ठीक है, प्रॉपर्ली बनाने हैं। और अगर कोई भी डाउट है इसको रिलेटेड, इस सेशन को रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी आपको उसी टेलीग्राम पे मैसेज करना है। वहाँ पे अगर मैं देख लूँगा तो रिप्लाई कर दूँगा, वरना बाकी बच्चे समझदार है सारे वहाँ पे, कोई भी ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, तो वो भी आपको सॉल्यूशन दे देगी आपका, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब चैप्टर के साथ, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, शुरू करते हैं ना। ओके ओके, फर्स्ट लेट्स राइट द हेडिंग विच इज़, एक सेकेंड रुकना ज़रा, थोड़ा नीटली लिखते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। सबसे पहले आइडियल शुरुआत क्या होती है, मतलब जो नॉर्मल क्लासेस में होता है। चलो फटाफट मतलब बताओ इलेक्ट्रो का, फिर बताओ स्टैटिक्स का, राइट। फिर वो लिखवाते हैं चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। फिर कहते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर दिन थोड़ी देर बाद वो चार्ज को प्रोजेक्टाइल कराते हैं, हवा में उड़ाते हैं, और भी बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं वो सब नहीं लिखवा रहा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेस्ट चार्ज दिखता कैसा है और चार्ज होता क्या है, राइट। हमें ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट होता है, मतलब एक चार्ज है जो कि रुका हुआ है। पर अगर मेरे को चार्ज ही नहीं पता कि चार्ज क्या होता है, तो वो रेस्ट पे रहे, गाए, नाचे, कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब है ना। हमें जब चार्ज का ही नहीं मतलब पता, तो पहले चार्ज को समझते हैं। आइए डेफिनेशन लिख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे ज़रा मैं इसको रेड कर दूँ, रेड कलर क्या प्यारा आ रहा था। एक सेकंड, ये वाला नहीं, तेरा पड़ोसी कहा गया ये। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन हम इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, एक किसी भी मटेरियल की ना, किसी भी मैटर की ना एक प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसी को हम चार्ज बोलते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे मैं पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड with matter, right, with matter, to which, due to which it produces electrical and magnetic effects, due to which it produces electrical and magnetical effects। चलिए ज़रा ध्यान से सुनिए इसको, and magnetical effects, ठीक है।
आई गेस आपको इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट्स में इंटरफेरेंस करता है। चलिए ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे चार्ज का मतलब क्या समझते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बचपन से पढ़ के आए हो ना, है ना, सब बचपन से पढ़ के आए। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, है ना। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल चार्ज को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन कह सकते हो, या न्यूट्रल चार्ज को कुछ बोलते ही नहीं, हम न्यूट्रली बोलते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, मतलब वो कोई भी चार्ज कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है, मतलब वो कोई भी चार्ज से इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी अगर सराउंडिंग में चार्ज है तो उसका उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले चलते हैं, मैं ज़्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाऊँगा, डेट्स पे नहीं जाने वाला, ठीक है, बाकी वो डेट्स हैं 1904, पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है, ऑफकोर्स उसका कोई काम भी नहीं है। तो बच्चों पहले ना स्टार्ट होता है वैसे डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस का एक अलग ही हिस्ट्री का टॉपिक है, बट मैं वैसे नहीं समझा रहा, मैं आपको जहाँ से बहुत मेजर मॉडिफिकेशन शुरू है वहाँ से समझाते हैं। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे हमारे पहले, आई के सबने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उनने कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फायर है, ठीक है, मैं बाद में समझूंगा फायर का मतलब क्या होता है, तो उनने बस इतना कहा था कि जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फायर है, ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पे, उसमें अगर बहुत सारा फायर है, ठीक है, उसके अंदर कोई फायर है, ठीक है, तो वो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। उनने ऐसे इसको डील किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा उसके अंदर फायर है उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, जितना ज़्यादा फायर है उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे, राइट। और जितना ज़्यादा पास है, आई गेस इतना आपको पता है ना कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को अगर मैं बहुत ज़्यादा पास रख दूँ तो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो। कुलम्ब्स लॉ आएगा, सबको पता है, K∞Q1Q2/r²। आर को अगर मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूँ तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई गेस इतनी बात समझ आ गई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सब शुरू किया था, एंड उसका उतना कोई काम नहीं है फायर वगैरह का, उतना आपको नहीं समझना है, बिकॉज हम डेवलपमेंट पे आ चुके हैं अब, और हमें यहीं से पढ़ाई शुरू करनी है। मैंने बस बेसिक आइडिया दे दिया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने क्या कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी अमाउंट ज़्यादा फायर होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बस इतना ही बातें थी, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ चार्जेस मैंने बता दिया आपकी संतुष्टि के लिए, बाकी इसका कोई भी काम नहीं है जेईई में, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब बच्चों सारे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि चार्ज जो है ना हमारा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पार्ट लेता है। अब ज़रा ध्यान से देखना, जैसे चार्ज ना बच्चों 3 स्टेट में पाया जा सकता है। ज़रा ध्यान से सुनो, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये मेरा एक चार्ज है, ठीक है, ये 3 जगह से पाया जा सकता है। देखो, पहला कि चार्ज आपका रेस्ट पे हो, दूसरा चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तीसरा आपका चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है। अब आपको पता है जैसे हमने मास के केस में किया था काइनेमैटिक्स में, याद आया, मतलब जब न्यूटन लॉस पढ़ा था तो क्या कहते हैं कि अगर ये मास आपका इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, राइट, अगर आपका ये मास रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है ना, यही कहते रहे, है ना। अगर आपका मास रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है ना। सेम केस में चार्ज एट रेस्ट, सुनना जरा, अगर आपका कोई भी चार्ज, राइट, अगर आपका कोई भी चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, तो बच्चों वो जो चार्ज है ना, वो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, आगे जाके हम डील करेंगे, इसी को अलग टॉपिक है, ठीक है। ये जो चार्ज है ना बच्चों, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर लेता है। ये जो चार्ज है ये अपने आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर लेता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों होती है। क्यों का आंसर ये है कि ये ऑब्जर्वेशनल डाटा है, पहले हमने देखा फिर हम बोल रहे हैं। यू कैन से एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जो K∞Q1Q2/r² आया ना, ठीक है, जो K∞Q1Q2/r² आया ना, ये कैसे आया, ये कोई मैथमेटिकल से थोड़ी आया, मैथमेटिक्स से थोड़ी आया, ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना आपका, ठीक है। जिसने भी निकाला होगा वो तो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मूला है K∞Q1Q2/r², है ना बच्चों, ये जो आया ये तो एक्सपेरिमेंटल है, आपका एक्सपेरिमेंट से आएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अगर आप ये पूछोगे कि यही क्यों आया, राइट, तो वो करेक्ट नहीं रहेगा, वो करेक्ट सवाल नहीं बनेगा। ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, ओके। तो चार्ज एट रेस्ट, ठीक है बच्चों, को कोई भी चार्ज आपका रेस्ट पे रहता है ना, तो वो अपने आसपास प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड इट। ऑलराइट, अच्छा, अब आपको लाइक समझ नहीं आ रहा हो कि यार एकदम से ये क्या हो गया। 10th में हमने पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था, 10th में ऐसी चीज़ें बताई नहीं गई थी, है ना। अब 10th से 12th में आने में इतना क्या आ गया, इतना क्या डिफरेंस आ गया। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो क्या था। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि चलो यार ये प्लस Q का चार्ज है
और इसी का भाई मैंने यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज रख दिया, है ना। और सबको आई गेस ये फॉर्मूला पता है, एफ इजिकल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा आएगा ना, मैं ज़्यादा बेसिक की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा बड़े गधे हो, बस तुम्हें 11th आती है, 12th का कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बट देखो अगर तुम्हें ये आता है ना, मतलब जैसे यार तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा ना अपने टीचर से, क्या होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, सेम होता है कूलम फोर्स, ठीक है, कूलम फोर्स। तो देखो बच्चों होता क्या है, कूलम फोर्स क्या कहती है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से ये सेपरेट है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी पे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव क्यू है ना, ये इस पे फोर्स लगाता है, कैसे, कितने की फोर्स लगाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू, अच्छा दोनों क्यू क्यू है ना, तो के क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर का हो जाएगा। एंड ये जो है देखो, ये जो है आपका पॉजिटिव राइट वाला क्यू है ना, राइट वाला क्यू वो लेफ्ट वाले पे लगा रहा होगा, कितने की, सेम फोर्स, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब तुमने एक चीज़ देखी क्या तुमने, देखी क्या, देखी ग्रेविटेशन में जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक मास है m1 का, एक मास है m2 का, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, राइट। तो m1 m2 के बिना कांटेक्ट में आए फोर्स कैसे लगती थी प्यारे बच्चे, देख ब्लॉक अगर m का पड़ा है तो फोर्स हम लगाते थे, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये जो फोर्स लग रही है बिना कांटेक्ट में आए, बहुत दूरी से जो फोर्स लग रही है बिना कांटेक्ट में आए एट अ सेपरेशन ऑफ डी पे, दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, कितने की, जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर की। इस पे भी लग रही है लेफ्ट की तरफ, कितनी, जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर की। ये जो बहुत दूर से फोर्स लग रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। पता है क्यों फील्ड फोर्स क्यों बोलते हैं बच्चों, बिकॉज अगर मैं कोई भी मास रखूँ अपने आसपास, ग्रेविटेशनल फील्ड को डेवलप करता है मास एट रेस्ट, और अगर कोई भी चार्ज एट रेस्ट है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट कर लेता है। उस फील्ड की वजह से हमारे जो चार्जेस है बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आई गेस इतना थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अब मैं और समझाता हूँ। देखो अभी मज़ा नहीं आया होगा तुम लोग, है ना, अभी कहाँ से समझ आया होगा, इतने समझदार थोड़ी हो तुम लोग, ठीक है, ओके। देखो होता क्या है बच्चों, मैं ना उसके ग्राउंड रियलिटी पे चलता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। वैसे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ने वाले हैं, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो ये जो Q1 है ना, ये एट रेस्ट है, ठीक है। ये जो Q1 Q2 है एट रेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वरना अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका एक्सेलरेट करेगा तो अलग चीज़ें बनेगी, ठीक है। ऑलराइट अब जरा ध्यान से देखो, ये अपने आसपास ना ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। आपको पता है कि ये तो इन्फानाइट तक जनरेट करेगा, बस उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। स्ट्रेंथ मतलब अगर सोचो ना यार, अगर मैंने Q1 से किसी इन्फानाइट दूरी पे Q2 चार्ज रख दिया तो नेग्लिजिबल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑब्वियसली। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये ऐसे ही बढ़ते 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 उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, राइट। वो जितनी फोर्स लगाएगा वो दूरी कम हो जाएगी। बाकी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जब हम निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे उसकी, तब हम समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ये Q2 Q1 के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में के इन्फ्लुएंस में आ चुका है ना, समझ आ गया। तो तभी इस पे फोर्स लग रही है, राइट। जो आपके चार्जेस इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे, इस फील्ड के अंदर आएंगे, राइट, वो सब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे रख दूँ, एक चार्ज को यहाँ पे रख दूँ, एक चार्ज को यहाँ पे रख दूँ, एक चार्ज को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी रखता जाऊँ, हर एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑलराइट, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ Q1। एंड सेम गोज फॉर Q2 एज वेल। Q2 भी अपने आसपास ऐसी इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करता है, तभी Q1 को भी बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ फोर्स Q2 की तरफ लगती है, राइट। मतलब रिपल्सिव फोर्स लगी यहाँ पे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। आई गेस आपको इतनी बात समझ आ गई हुई है ना, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का काम क्या है, ठीक है। जैसे Q1 Q2 है, उनके आसपास अगर वो रेस्ट पे है तो उनके आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाती है, एंड उसकी वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, राइट। एंड वो फोर्स कौन लगाता है, कांटेक्ट में है कि दोनों चार्जेस, तुम कहोगे नहीं बहुत दूर दूर है ना, तो कोई जादू की छड़ी थोड़ी आके उसको थप्पड़ मार रही है ना। जैसे मूवीज़ में होता है ना, फनी मूवीज़ में, कि ऐसा लगता है कि कोई, मतलब कोई होता नहीं है, बट ऐसा लगता है कि कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है मेरे गाल पे, है ना। अब ऐसा थोड़ी हो रहा होगा यार, ऐसे थोड़ी हो रहा होगा, ऑब्वियसली ये तो कॉमन सोचने वाली बात है, ऐसे थोड़ी हो रहा होगा, है ना कोई फील्ड होगी ना, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये अलग सा टॉपिक है बच्चों, कूलम्स लॉ के बाद यही टॉपिक है आपका, है ना। तो इसी को हम डील करेंगे, ओके। चलो इसको हम डाल देते हैं बक्से में। बाकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतने बात अभी नहीं करने वाला, वो आप अपने आप टॉपिक में समझोगे। देखो अगर आपका चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, इफ इट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है अपने आसपास। आई गेस आपको समझ आ गया कि जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, राइट, सेम मैग्नेटिकल फील्ड तो नहीं है, बट हाँ लाइक थोड़ा बिहेवियर काफ़ी अलग है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा अलग है। डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड
around itself, राइट? इतनी बात समझ आ गई सबको? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड रुकना, ज़रा पानी पी लो. चलिए आगे बढ़ते हैं. गला सूख जाता है बोलते बोलते, और रिकॉर्डिंग में तो और तुम लोग होते नहीं ना सामने. कोई बात नहीं, चलो. और बच्चों तीसरा ऑप्शन क्या है कि या तो आपका चार्ज रेस्ट पे रह सकता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या तो एक्सेलरेट करे, राइट? अब ये एक अलग केस बनता है एक्सेलरेटिंग चार्ज का. एक्सेलरेटिंग चार्ज, राइट? अच्छा, अगर आपका चार्ज बच्चों एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो इट रेडिएट्स एनर्जी, राइट? ये क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है अपने आप से. ये हम बाद में देखेंगे. आई गेस आप लोगों ने ना उसमें पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लास 11 का चैप्टर उसमें पढ़ा होगा, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो उसी फॉर्म में ये अपना चार्ज जो है एनर्जी एमिट करता है, एमिट्स एनर्जी. इसको हम आगे डील करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा. भले कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, बस लिख लो, बाद में मैं दिखाऊंगा कि देखो पन्ने पलटो अपने, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखवाया था, राइट? एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इतनी बात सबको समझ आ गई? बताओ जल्दी फटाफट. तुम लोग कहाँ से बताओगे? चुप हो गए हो तुम लोग तो काफ़ी, है ना, बोलते ही नहीं अब. चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. चलो, आई गेस इतनी बात आपको समझ आ गई चार्ज के बारे में, है ना? अच्छा, और चार्ज को देखो, हमने तो ये अलग अलग वे में कैरेक्टराइज किया, ठीक है? बोला नहीं जाता मेरे से, कोई बात नहीं. कैरेक्टराइज किया, ठीक है, कि चार्ज आपका तीन तरीके से हो सकता है. रेस्ट पे मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, या एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब वैसे मेनली आपको पता है कि चार्ज के ना दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. पॉजिटिव को हम किससे रिलेट करते हैं? प्रोटॉन से. नेगेटिव को हम किससे रिलेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन से. ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. देखिए सुनना ज़रा. जैसे लेट्स से वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स. ज़रा ध्यान से सुन लो. लेट्स से वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स. ज़रा मैं बना दूँ एक बार, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना है मेरे को डायग्राम. लेट्स से यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स. ये थोड़ा सिमेट्रिक बनाते हैं ना, ज़्यादा बेटर है वाले. हाँ, यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर. एच सी वर्मा में बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल गिवन है, ज़रा इसको एक बार देख लो, ठीक है? बाय सेपरेशन ऑफ आर. अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब मास है उसको एम ही बोलते हैं. बार वो बड़ी टर्म नहीं लिखेगी 9.1 वाली, ठीक है? बाकी मैं इसको इलेक्ट्रॉन है ये मेरा, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अच्छा, इसका मास आपको पता है एम ही है ना? एम ही है. अच्छा, अगर अब दो पार्टिकल्स का मास है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, वहाँ पे कि आपका जो चार्ज है हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है. चार्ज ऐसा बिना मास के एक्सिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? ऑलराइट, तो ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए. आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे मास है. ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे मास है. हाँ, मास है ना दोनों पे. हाँ, तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो आपको पता है. तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रही हुई है ऐसे, और दूसरी वाली ग्रेविटेशनल फोर्स राइट वाले इलेक्ट्रॉन पे ऐसे लग रही हुई है, ठीक है? आई गेस इतनी बात समझ आ गई. और ये जो फोर्स होगी, ये वाली एफ फोर्स, ये इसको मैं एफ जी लिख रहा हूँ क्योंकि एफ ग्रेविटेशनल है, ठीक है? अच्छा, क्या होगा देखो, एफ जी किसके बराबर होगा? जी एम ई इंटू एम ई बाय आर स्क्वायर के, राइट? ये होगा आपका जी एम ई इंटू एम ई बाय आर स्क्वायर. तो क्या होगा? जी इंटू एम ई का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. इतनी बात समझ आ गई, है ना? अच्छा, अब ये तो हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स में मास था, उसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है उन दोनों पे, राइट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? अब आपको पता है कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये चार्जेस है, ठीक है,
तो क्योंकि ये चार्जेस रेस्ट पे है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड बना ली होगी और एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना ली होगी, है ना। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ये जो दोनों चार्जेस है एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले। अच्छा, दोनों क्या है, सेम साइन के चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, इन पे ना राइट की तरफ रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, राइट की तरफ रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, जरा ध्यान से देखिए, राइट की तरफ रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, कितने की लग रही होगी, के क्यू ई मत लिखो, क्यू लिख दो बस, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये कितने की लग रही होगी यहाँ पे भी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं एफ इलेक्ट्रिक लिखने जाऊँ बच्चों, जरा ध्यान से देखो, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट एफ इलेक्ट्रिक, तो वो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आगे सबको इतनी बात समझ आ गई, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, एक तो ग्रेविटेशनल एंड दूसरी कौन सी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो फोर्स आई है, इतनी बात समझ आ गई, है ना। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो अगर दोनों पे मास है तो आसपास अपने ग्रेविटेशनल फील्ड बना ली होगी, चार्जेस है रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना ली होगी, है ना। अब यही अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बाद में देखेंगे, उसके बारे में हम इतना ध्यान नहीं देंगे अभी के लिए, ठीक है। अब क्योंकि हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, चलिए, ओके ओके। अब मेरे को बात बताओ, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक तो ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रिक, राइट, ठीक है। अब जैसे मैं केस लूँ ऑफ टू न्यूट्रॉन्स, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने दो न्यूट्रॉन्स लिए बच्चों, कलर चेंज करते रुको, ये दो न्यूट्रॉन्स है, ग्रीन बनाया, न्यूट्रल है इसीलिए, राइट। जस्ट गिव मी मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा है, अरे बाबा, ठीक है। ये दो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स कह रहा हूँ मैं, न्यूट्रॉन्स है, ये दोनों आपके न्यूट्रॉन्स है, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, अगेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर एंड, अच्छा अब आपको पता है कि इन दो पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, राइट, बस मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, mn, राइट। तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या ये इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तुम कहोगे नहीं, राइट, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है इन पे, तो भले ही रेस्ट पे हो बट आप अपने आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो आप क्या लिखने वाले हो, देखो क्या लिखोगे आप, कि यहाँ पे बस दो ही फोर्सेस लग रही है, ऐसी ऐसी, राइट। क्या होगा मैग्नीट्यूड इनका, जी एम एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड ये क्या होगा, जी एम एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों, बताओ ज़रा फटाफट, राइट, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है, ओके। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, ध्यान से देखिए ज़रा, जैसे लेट्स से वी हैव अ बॉडी, राइट, कोई भी बॉडी है, आप उस पर ध्यान मत दो, राइट। लेट्स से मेरे पे बुक है, पेन है, कुछ भी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, रैंडम शेप की बॉडी है, कोई भी मैं बना रहा हूँ, देखो जैसे ये मेरे पे कोई भी रैंडम सी बॉडी है, राइट, कोई भी कॉन्टिन्यूस रैंडम सी बॉडी है बच्चों, एंड मैंने इसमें क्या किया, ध्यान से सुना, मैं इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाला, एडिशनली मैंने बाहर से एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स को डालना शुरू किया। तो फटाफट मेरे को बता के बताओ, मतलब सोच के बताओ कि ये जो बॉडी है मेरी, अब ये कौन कैसी बॉडी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी या नेगेटिव बन जाएगी, सोचो खुद। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नली, राइट। तो बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बॉडी मेरी न्यूट्रल रहेगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव हो जाएगी। तुम कहोगे कि ये जो बॉडी है मेरी, ये बॉडी मेरी नेगेटिवली चार्ज बन चुकी है, राइट। ये जो बॉडी है मेरी, ये क्या बन चुकी है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज बन चुकी है, क्या बन चुकी है, नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। ये जो बॉडी है मेरी, ये नेगेटिवली चार्ज्ड बन हो चुकी है ना, जस्ट बिकॉज मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दिया इसमें, है ना। और आपको पता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर मैंने इसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू किया, ध्यान से देखिए ज़रा, यही बॉडी है ना, हाँ। अगर मैंने इसी बॉडी से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बाहर शुरू किया, लेट्स इसको थोड़ा नीचे उठा देते हैं,
जैसे अगर मैंने इसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना शुरू किया, बाहर निकालना शुरू किया, बाहर निकालना शुरू किया, बाहर निकालना शुरू किया, राइट, बाहर निकालना शुरू किया, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, राइट। अब मेरे को बात बताओ, अभी मैं आता हूँ कि हमने प्रोटॉन को बाहर क्यों नहीं निकाला, अभी मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ज़रा एक बात बताओ फटाफट कि क्या ये बॉडी मेरी किस साइन की हो जाएगी, पॉजिटिव की, नेगेटिव की या न्यूट्रल की। तो लोग आगे समझ आ गया कि नेगेटिव जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। ऐसे आप देख सकते हो ना उल्टा करके कि अगर मैंने देखो मैं चाहता तो पॉजिटिव चार्जेस को ऐड कर सकता था। अगर मेरे को इस बॉडी को पॉजिटिव करना है, नेट पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो मैं पॉजिटिव चार्जेस को बाहर से ऐड कर देता, ठीक है। या अगर मेरे को इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लाना है तो मैं पॉजिटिव चार्जेस को निकाल देता, तो भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता, तो बॉडी पे पूरा पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता। बट ऐसा हम नहीं कर सकते, हम प्रोटॉन को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको निकालने के लिए बच्चों बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन को निकालने के लिए किसी भी एटम से बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी, जो कि ऑब्वियसली आपका फीजिबल नहीं रहेगा, राइट। जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो तो आप प्रोटॉन में निकालने में एनर्जी क्यों खप करोगे, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो बॉडी है, जब आपने इस इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो जरा एक बात को ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है, कभी भी अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है, तो या तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालो या तो उससे इलेक्ट्रॉन आप निकालो, ठीक है। ओके, तो एक डेफिनेशन लिख लीजिए छोटी सी। चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is always developed by removal or addition of electron, developed by removal or addition of electron। इतनी बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो हमने देखा कि कभी भी अगर मैं किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालूं या उससे इलेक्ट्रॉन निकालूं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें मिल जाता है कि या तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, डिपेंडिंग कि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डाला है या निकाला है। ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए, ओके, लेट्स मूव अहेड बच्चों, लेट्स मूव अहेड। जस्ट गिव मी मिनट, एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, कभी कभार होता है कि एक बार पीछे हुआ था, आई वॉज रिकॉर्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर क्लास 11th वालों का, एंड मैंने थोड़ी देर बाद देखा रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही थी, मतलब माइक बंद था मेरा। एंड क्योंकि ना इसमें रिकॉर्डिंग में बहुत झंझट आती है, लाइक अकेले आप पढ़ा रहे हो, नींद सी लगती है आंखों में। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं ना। ओके, इतनी बात होगी, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत बच्चों कंडक्टर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स, चलो पहले कंडक्टर से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये आपको आनी चाहिए वरना गड़बड़ कर दोगे आप, है ना। ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, मतलब एग्ज़ाम में जब आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ पे ये वर्ड्स तो बहुत कॉमनली यूज़ होएंगे, ठीक है। ओके ओके, तो बच्चों कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुनना। जैसे इनका अच्छा एग्जांपल है मेटल्स, राइट। तो देखो इनमें क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, इन शॉर्ट कंडक्टर्स जो लाइक जो भी बॉडी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करती है, मतलब इन शॉर्ट कि कंडक्टर्स की जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, राइट, कि जैसे उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे मेन प्रॉपर्टी तो यही है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको भी समझते हैं सबसे पहले। बट देखो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट, कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, उसको हम बाद में डील करेंगे, ओके। इंडक्शन वगैरह को देखेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहले इतना समझो, ठीक है, कि कंडक्टर्स बच्चों जैसे मेटल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है कंडक्टर्स का, ठीक है। उनमें क्या होता है, इन पर्टिकुलर बॉडी में क्या होता है कि इन पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि देखो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम से बाउंड तो होते हैं बट बहुत लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, सच दैट वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने एटम के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं खुद सोचो, आगे दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट से देखिए इसको, ठीक है। जैसे आई गेस आपको इतना समझ आ गया, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो कि कंडक्टर्स होते कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, राइट। ओके, देखो सबसे पहले लिख लो इसकी डेफिनेशन, सब्सटेंसेस
substances which have some sort of free electrons, which have some sort of free electrons which are not bound, which are loosely bounded by atoms, which are very loosely bounded by atoms but can move freely around in conductor, but can move in conductor, but can move freely in conductor। बस आपको इसके डिटेल में इतना नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है आगे जाके जब आप जाओगे, बट आपको बस इतना समझना है कि कंडक्टर वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, जहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। एंड हम देखेंगे कि वहाँ पे ना आगे जाके पोलराइजेशन मतलब चार्ज इंडक्शन मतलब चार्ज डिवीजन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो वो थोड़ा समझते हैं, ध्यान से सुनना ज़रा, और इनके एग्जाम्पल्स में आप मेटल्स लिख लो। बच्चों मैं आपको पहले बता दूँ, जो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रो के 2-3 लेक्चर होते हैं ना, वो बोरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ, इट्स जस्ट कि ये चीज़ें ही बोरिंग है, काफ़ी थ्योरेटिकल है ना चीज़ें, कुछ भी फिजिक्स नहीं है इसमें। चलिए आगे जाके इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीज़ें। बच्चों ज़रा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे ओके, जस्ट गिव मी मिनट। जैसे आप लोगों ने अगर एक्सपेरिमेंट देखा होगा कभी भी, ठीक है, कि अगर आप किसी भी ग्लास रॉड को, ठीक है, किसी भी सिल्क क्लॉथ से रब करो तो होता क्या है कि आपका जो रॉड है ना बच्चों, कोई भी अगर आपने ग्लास रॉड ली है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी वगैरह में लिखा होगा, एक बार पढ़ लेना। कोई भी अगर आप पे ग्लास रॉड होती है ना, अगर आप उसको किसी भी क्लॉथ से रब करोगे, ठीक है, किसी भी क्लॉथ से नहीं, ठीक है, अगर आप किसी सिल्क क्लॉथ से रब करोगे, ठीक है, तो होता क्या है, वो जो रॉड है ना वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। वो रॉड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। चलिए एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। मैं यहीं पे एक्सपेरिमेंट दिखाने का ट्राई करता हूँ, लिख के देखिए। ओके देखो, जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे पे रॉड थी मेरी। लेट्स से एक कंडक्टर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंडक्टर और एक रॉड जिसको मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया। जैसे लेट्स से ये मेरा कंडक्टर है। कंडक्टर तो कैसे भी बना दूँ ना मैं, चलो राइट में बनाते हैं, रेड से बनाते हैं। कंडक्टर ये है मेरा, कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा एक कंडक्टर है। कंडक्टर आई गेस आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, जो कि मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलराइट, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, आपको इतना समझ आ गया है ना। अच्छा, अब आप क्या करोगे, देखो बच्चों, अब आपने पहले क्या किया ना, आपने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से आपने उसको ग्लास रॉड को रब किया, ठीक है। ओके, अब बात खैर इसका रीज़न फ्रिक्शन होता है, बट हम डील करेंगे, हम फ्रिक्शन होता है इसका रीज़न, राइट, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसको जब रब कर रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो आपकी जो रॉड है ना, आपकी जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, ठीक है, आपकी जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, जब ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है ग्लास रॉड, और अगर मैं उस ग्लास रॉड को इस प्यारे से कंडक्टर के पास लाऊं, ध्यान से सुनना, और अगर मैं इस ग्लास रॉड को क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन चुकी है, तो अगर मैं इस ग्लास रॉड को इस कंडक्टर के पास लाऊं, प्यारे प्यारे कंडक्टर के पास, राइट, ये हाँ, ये क्या आपका, देखो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है आपका, ये ठीक है, ये जो ग्लास रॉड है आपकी ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। अच्छा, तो आपको पता है कि अब कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगी, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और होगा क्या, ये क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं, ठीक है, लाइक बहुत गहरा रिश्ता है इन दोनों के बीच में, तो ये जो कंडक्टर है ये रॉड के पास मूव करना शुरू कर देगा। ये जो कंडक्टर है मेरा, ये क्या करेगा, ग्लास रॉड के पास मूव करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि ना, यहाँ पे चार्ज डिवीजन हो जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो तो लेफ्ट साइड चल जाता है, और राइट पॉजिटिव चार्ज आपका राइट साइड रह जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं चार्ज डिवीजन, चार्ज डिवीजन, चार्ज डिवीजन, राइट। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन, राइट, इंडक्शन इन केस ऑफ कंडक्टर्स, राइट, ठीक है। अब हम नॉन कंडक्टर के केस में भी देखेंगे इनको देखो, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, राइट।
ओके ओके, अब जरा ध्यान से सुनना। आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई है ना, कि अगर मैंने किसी भी ग्लास रॉड को किसी क्लोथ से रब किया, सिल्क क्लोथ से रब किया, किसी भी क्लोथ से नहीं सिल्क क्लोथ से रब किया, और मैं अगर उसको कंडक्टर के पास ले गया, तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्लास रॉड की तरफ आना चाहिए, उसकी वजह से कंडक्टर क्या होगा, ग्लास रॉड की तरफ मूव करने वाला है। ऑलराइट, अच्छा ओके। अब देखो, अब अगर यही केस हो कि भैया अब अगर मेरे पे कोई नॉन कंडक्टर, आपको नॉन कंडक्टर का मतलब समझ आ गया कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिंपल एज दैट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नॉन कंडक्टर नहीं है, राइट। तो बाकी क्लासेस में ना यार आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएगी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, क्योंकि इतना फोकस किया ही नहीं जाता, ठीक है। स्टिल मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो देखो, क्योंकि हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम इतनी हड़बड़ी नहीं है किसी भी चीज़ की, है ना। चलो बच्चों, वैसे ना अगर मैं नॉन कंडक्टर की बात करूँ, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे होते हैं, पास पास चिपके होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखा है, ठीक है, वो उसको ऐसे जाने नहीं देगा, तो उस केस में भी होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है। बट खैर वो आगे जाके हम देखेंगे डाइपोल्स के केस में, ठीक है। बट आप अभी इतना समझो जितना आपको समझ आ रहा है, ज़रा ध्यान से सुनो। जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड रुकना ज़रा, लेट मी जस्ट टेक द डायग्राम, कैसा डायग्राम गिवन था बुक पे, एक सेकंड रुकना ज़रा, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ ठीक है, चार्ज इंडक्शन इन नॉन मेटल्स, चार्ज इंडक्शन इन नॉन मेटल्स। अब जरा ध्यान से देखते रहिए। जैसे बच्चों फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप पे ये कंडक्टर था, सुनते रहिए बस, जैसे आप पे ये कंडक्टर था, ये सॉरी कंडक्टर नहीं, सॉरी नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये आपका कोई भी नॉन कंडक्टर है, राइट, ये आपका नॉन कंडक्टर है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ओके, ये आप एक काम करो, आप ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो, आपके लिए टफ हो जाएगा समझना। ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे मेरे पे एक पॉजिटिव चार्ज है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू का, है ना। ओके, और यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे आई एम टेकिंग अ न्यूक्लियस, यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस ले रहा हूँ अपना, जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड रुकना बच्चों ज़रा, जस्ट गिव मी मिनट, हाँ ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ऑलराइट, ठीक है। एंड इसके बाहर बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होते हैं, आपको पता ना, पढ़ा होगा आई गेस आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होंगे, मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड बना देता हूँ एक बार, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होंगे, ठीक है। और आप इसको आगे भी बना सकते हो, खैर मैं इतना ज़्यादा बनाऊंगा नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, हाँ, तो कुछ ऐसा सीन है, जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसा सीन है, ऑलराइट, ये आपके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, ठीक है। ओके, और होता क्या है देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना बच्चों, ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस मैं आपको बार बार से ब्रीफ एग्जाम ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे ये आपका, जैसे हमने क्या रखा, जैसे प्लस क्यू को मैंने प्लेस किया ना, तो होता क्या है देखो, ये मेरा प्लस क्यू था, राइट, जैसे ही मैंने प्लस क्यू को, एक सेकंड, कौन से कलर का था, ग्रीन था ना, ओके, जैसे ही मैंने ये प्लस क्यू को यहाँ पे प्लेस किया ना, ऐसे, इसके मिनट, हाँ, जैसे मैंने प्लस क्यू को यहाँ पे प्लेस किया ना, इसको थोड़ा सा छोटा करते रहो, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस क्यू को प्लेस किया ना, तो होता क्या है देखो, ये आपका क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को किससे बनाया हमने, ब्लू से, किससे भी बना दो कोई बात नहीं, उसी से बनाते हैं ना, ज़्यादा बेटर है, ऐसा लगेगा कि सेम ही है, ओके, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है।
ऑलराइट। और बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाता है, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाता है, देखो ऐसा। आपको पता है क्यों हो रहा होगा? आई गेस सबको पता है कि क्यों हो रहा होगा ये, है ना? राइट, जस्ट बिकॉज लेफ्ट की तरफ हम पे पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाह रहे हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, ये क्लाउड में शिफ्ट आता है, मतलब जो क्लाउड है ये लेफ्ट की तरफ जाने लग जाते हैं, ऐसे ऐसा कुछ बनता है। ऑलराइट, इतनी बात आगे समझ आ गई। तो यहाँ पे भी एक चार्ज डिवीजन हमें देखने को मिलता है, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। एक ही बॉडी में हमें यहाँ पे भी चार्ज डिवीजन को देखने को मिलता है। तो यही था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इंडक्शन इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, राइट। चलिए ओके, तो इतनी चीज़ थी, ठीक है। इसके लिए मैंने बुक का हेल्प लिया, ठीक है। ओके, थोड़ा डायग्राम के लिए मैंने बुक का हेल्प लिया, ओके। तो ये आप देख सकते हो कि क्लाउड जो है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड shifted towards पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई सबको? ओके, ठीक है। इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए ओके। तो आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल चीज़ है ना। बस यही क्लास आपकी थोड़ी सी बोरिंग है, बाकी हर क्लास आपकी इतनी बोरिंग नहीं रहेगी, राइट। चलिए लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एक बार। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई भी अगर हम पे एक चार्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ ना बच्चों प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। चलिए उसको डील कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है। देखिए, रुको इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रुको एक सेकंड देना जरा मेरे को, इसको ऊपर ले जाते ज़रा, ठीक है। इसको कितना करना है मैं, 1, एक सेकेंड, ये कितना है? 1 है। ये भी कितना है? 1 है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। तो इसको भी हम 1 कर देते हैं ना, 1.2, ठीक है। देखिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ऑलराइट, आपका जो चार्ज है क्या है बच्चों, ये ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट। देखिए, इफ अ चार्ज बॉडी, अगर मैं किसी भी चार्ज बॉडी को बच्चों किसी भी अनचार्ज बॉडी में, मतलब ऐसी बॉडी में जिसमें चार्ज नहीं है, उसमें अगर मैं कॉन्टैक्ट में लाऊं तो होता क्या है, जो अनचार्ज बॉडी होती है वो भी आपकी चार्ज हो जाती है, राइट। तो इससे हम कहते हैं कि आपका जो चार्ज है वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ऑलराइट। अच्छा देखिए, इफ अ चार्ज बॉडी, if a charged body is placed with an uncharged body, then the uncharged body becomes charged, राइट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ऑलराइट, ठीक है। तो ये है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैंने किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखा, साथ में रखा, कॉन्टैक्ट में रखा, तो क्या होता है, वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो भी चार्ज बन जाता है। जैसे इतनी इंग्लिश तो सबको समझ आती है ना। और बच्चों देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वो अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान रहे थे, कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, राइट। चार्ज जो है आपका वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऑलराइट, ठीक है। चार्ज
एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, मैं नोट्स में देख के लिख रहा हूँ, बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहती है ना, क्योंकि मेरे को भी ऑब्वियसली 150 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नोट्स में देख के लिख रहा हूँ, और मैंने गलती से लिख दिया है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा बीच में रुक गया मैं कि अरे ये क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass ऑलराइट, मतलब इन शॉर्ट कि विदाउट मास चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। एग्जिस्ट विदाउट मास, इतनी बात समझ आ गई है ना। ठीक है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी इसको वाइट से लिखना था। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। थोड़ा बोरिंग का है नो, बट नेक्स्ट क्लास से बोरिंग नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड, राइट। आपका जो चार्ज है बच्चों कंजर्व्ड है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको एक स्टेटमेंट पता है ना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो बच्चों आपका जो चार्ज है ना वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही कंजर्व होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं पे आपको पता है ना, मैंने ऊपर बताया चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये आपको पता है ना, ठीक है। तो जैसे दो बॉडीज़ है, सुनो नजर, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ये दो बॉडीज़ है, लेट्स से एक अनचार्ज है और एक में प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने बीच में इनको ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने इनको बीच में ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे चार्ज फ्लो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है ना। तो अगर मैं, आपको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, ये पूरा मेरा खिलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। ये अकेला आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि फिर इसके लिए चार्ज कैसे कंजर्व हो सकता है, खुद सोचो। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, है ना, जो कि गलत है। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं बस इस प्लस क्यू वाले की बात करूं तो यहां से तो चार्ज निकल रहा है ना हमेशा, तो अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा, राइट। दिस इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसने चुम्मा चाटी कर रखी है इस ट्यूब के साथ, ठीक है। अब नुकसान तो भरेगा ही ना फिर, ऑलराइट। गलत काम करेगा तो नुकसान भरेगा ही, ऑलराइट। तो आइसोलेटेड सिस्टम की अगर आप बात करो तो ये पूरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ये पूरा कलेक्टिवली। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस पूरे सिस्टम में चार्ज क्या कंजर्व होगा, तुम कहोगे हाँ। अब इससे कहाँ चार्ज भाग के जाएगा, राइट। इस पूरे सिस्टम से कहाँ चार्ज भाग के जाएगा, इसके बाहर थोड़ी जाएगा कहीं से, इसके अंदर ही रहने वाला है कहीं ना कहीं, ऑलराइट। चलिए ओके, ठीक है। अगर आप ओनली इसकी बात करो, देखो अगर आप इसको ए बी मार्क करो तो ए के लिए चार्ज जो है वो आपका कंजर्व नहीं है, राइट। अगर आप ए बी को कलेक्टिवली सिस्टम बोलते हो तो वहाँ पे आपका चार्ज जो है बच्चों वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। चलिए ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। एंड आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्ज इज एडिटिव। एडिक्टिव नहीं, एडिक्टिव नहीं, एडिटिव, एडिटिव, एडिक्टिव नहीं। चार्ज को कोई नशा नहीं हो रहा है, चार्ज इज एडिटिव। देखो ये फोर्थ, मैंने ब्लू से क्यों लिख देता हूँ मैं बार बार, समझ नहीं आता। देखो चार्ज इज एडिटिव, ओके जस्ट गिव मी मिनट, इसको ऐसे रहने दो, है ना। चार्ज इज एडिटिव। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी एक बॉडी है हम पे, कोई भी एक एक्सटेंडेड ऐसी सी बॉडी है, ठीक है। इस रीजन में इस पे +2 कूलम्ब का चार्ज है, यहाँ पे +3 कूलम्ब, राइट। यहाँ पे -4 कूलम्ब, यहाँ पे -6 कूलम्ब। तो अगर नेट चार्ज अगर आप इससे पूछोगे तो आप सारे चार्जेस को ऐड कर दोगे, राइट। तो क्या करोगे, देखो 2 कूलम्ब +3 कूलम्ब -4 कूलम्ब -6 कूलम्ब, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों,
-5 कूलम, ये यूज होने वाला है। -5 कूलम का इस पर नेट चार्ज है। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने चार्ज को ऐड कर दिया डायरेक्टली, राइट। तो आप चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे वेक्टर्स में आपने पढ़ा था ना, वेक्टर्स में आप डायरेक्टली ऐड नहीं करते थे, उसके लिए अलग रूल था, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, यही था। ऑलराइट, ठीक है। एंड आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी आपकी चार्ज की थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। एंड इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, आज के लेक्चर को। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, चार्ज इज relativistically invariant। ऑलराइट, चलिए अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुको इसको ब्लू से लिख लेता हूँ, रुको इसका ऐसे ब्लू कर देता ना, जादू 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 जादू। ओके, अच्छा, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अब जरा ध्यान से सुनना, आई गेस सबने तो सुना होगा ना यार, सारे तुम कूल किड्स हो, है ना, सबने सुना होगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। सबने कूल बनने के लिए कभी ना कभी बोला होगा क्लास के सामने कि मैं तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहा हूँ, मैं इनसे पढ़ता हूँ ना, इनको तो रिलेटिविटी भी आती है, आइंस्टाइन वाली, आइंस्टाइन ने जिसको जन्म दी थी, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से सुनना, अब इसको थोड़ा समझते हैं, पहले रिलेटिविटी को थोड़ा समझो, तभी आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे, ठीक है। मैं पूरा रिलेटिविटी में नहीं जा रहा, क्लास 12 के एंड में देखेंगे, कभी कराना होगा तो। बाकी पर्सनल मेरा फेवरेट टॉपिक रिलेटिविटी ही बनता है, ठीक है। ऑलराइट, देखो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अब आपको पता है कि आपने सुना होगा कि अगर मैं अपने आप को लूँ, ठीक है, वैसे आप हमने देखा होगा ना, वो गेट सेट फ्लाई साइंस की भी है, कॉपीराइट ना पड़ जाए, बाकी मैं चैनल का नाम ले रहा हूँ बस। उनने वीडियो बना रखी कि आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, ध्रुव राठी है, उनने भी वीडियो बना रखी है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, राइट। इट्स जस्ट बिकॉज कि अगर आप अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में भगा लो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अगर आप अपनी स्पीड को भगा लो, तो आपकी जो टाइम है, राइट, वो चेंज हो जाता है आपके लिए, ठीक है। वो जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप रॉकेट में जाओ, उड़ के आओ, ठीक है, स्पेस में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, और आप स्पेस में, राइट, स्पेस में जाओ और 2 क्लॉक्स रखो, एक अपने पास और एक रॉकेट के अंदर, राइट। तो जैसे जैसे वो रॉकेट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जाता रहेगा, अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा, और फिर वो वापस आएगा, तो बहुत सारी ईयर्स का गैप होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे सबने इंटरस्टेलर मूवी भी देखी हुई है ना, ठीक है, ओके। तो जैसे कभी भी अगर मेरी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ रही है, ठीक है, जैसे जो नॉर्मल वेलोसिटीज़ होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नहीं आ सकती, बहुत छोटी होती है वो वेलोसिटी, ठीक है। बट अगर मैं नॉर्मल वैसे बात करूँ तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे टाइम डायलेशन हो जाता है। सुना ज़रा, टाइम डायलेशन आपको इसी से लेना देना, ज़्यादा आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से लेना देना नहीं है, टाइम डायलेशन से ही आपको लेना देना। ज़रा ध्यान से सुनना, टाइम डायलेशन एक कॉन्सेप्ट बन जाता है बच्चों। देखो वहाँ पे ना फिर क्या होता है, फिर जो टाइम होता है ना, टाइम वो कैसा दिखता है, देखो, T0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c², ऐसा कुछ दिखता है। कैसा दिखता है, T0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। बात समझ आ गई। अब देखो v/c का यहाँ पे रेशो आ रहा है, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर c v से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इन्फिनिटली बड़ा है, तो v/c का रेशो 0 आ जाएगा, और ये जो टाइम डायलेशन, अच्छा, ये जो T0 टाइम है ना, रियल टाइम है, एक्चुअल टाइम है। आपको मैंने बताया ना रियल टाइम क्या होगा। देखो जैसे ये धरती है, सुनना जरा, धरती है और आपने एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है, और एक घड़ी इसके अंदर है, एक घड़ी धरती के ऊपर है। तो जो धरती के ऊपर घड़ी है ना, वो है आपका रियल टाइम, ठीक है, वो है आपका रियल टाइम। तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कभी चलते ही नहीं हो, आप बहुत कम चलते हो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट c है, ठीक है, c को हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, तो आप आप चल रहे हो c/1 लाख स्पीड से, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी स्पीड से, राइट, बहुत ज़्यादा छोटी स्पीड से आप चल रहे हो, 1 लाख भी बहुत बड़ा हो गया, आप बहुत ज़्यादा छोटी स्पीड से चल रहे हो, तो लाइट के कंपैरिजन में आप नहीं आ रहे, v/c का रेशियो 0 हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। बट यही अगर आप लेट्स से आप 2c स्पीड से चल रहे हो, राइट, वैसे पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कोई बात नहीं, अब लिख के तो कर सकते हैं ना। लेट्स से आप 2c स्पीड से चल रहे हो, 2c स्पीड से, ठीक है। अगर आप बच्चों 2c स्पीड से चल रहे हो ना, 2c स्पीड से, वैसे ये तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे वो आ जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाने वाला है आपका, ठीक है।
या आप एक काम करो, आप C/2 ले लो, आप V को ना C/2 ले लो, ज़्यादा बेटर है। हाँ, आप V को C/2 ले लो, तो आई गेस आपको दिख जाएगा कि आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, राइट। जैसे आपने C/2 लिया, आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों होता क्या, जब भी हमारा कोई वेलोसिटी ना, जब भी हमारी वेलोसिटी ना स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलती है, ठीक है, तो वहाँ पे ना चीज़ें बदलने लग जाती है, फिर टाइम बदलने लग जाता है, लेंथ बदलने लग जाती है, ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। आपका जो मास होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आपका जो बॉडी का मास होता है वो भी चेंज हो जाता है। वो कैसा दिखता है, देखो मास कैसा दिखता है आपका बॉडी का, m0, जो कि आपका रियल मास होता है बॉडी का, डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² एंड नीचे आता है √1 माइनस v²/c²। अगेन वही सेम चीज़ आई है, ठीक है। तो आपको आगे ये भी समझ आ गया। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का भी होता है बच्चों, वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, खैर आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको दिख गया कि जैसे ही मैं स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलने लग जाता हूँ, मेरी चीज़ें वेरी करने लग जाती है, राइट। चीज़ें मेरी क्या होती है, बदलने लग जाती है। बट दिस इज नॉट द सेम केस फॉर चार्ज। अगर आप किसी चार्ज को स्पीड ऑफ लाइट पे भगाओ, उसके कंपैरिजन में भगाओ, तो वो चार्ज चेंज नहीं होता, वो चार्ज +1 कूलम का +1 कूलम ही रहता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कि आपका जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, ठीक है। क्या लिखते हैं हम कि हमारा जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, ठीक है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। कि अगर आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, तो वो आपका इसके इंडिपेंडेंट है। चलिए, तो यही था बच्चों आज के लेक्चर में, और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक बार, ठीक है। आज बहुत सारी चीज़ें देख ली हमने, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल चार्ज और ये सब चीज़ें देख ली हमने, है ना। एंड आई होप आपको ये हमारा न्यू सीरीज़ जो है क्लास 12 की बहुत अच्छी लगी होगी, एंड यहाँ से मैंने अपना काफ़ी चीज़ें चेंज कर ली अपनी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे विद कूलम्स लॉ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक के, सी या। नेक्स्ट क्लास आपकी आ जाएगी 16 है ना आज, तो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी वेडनेसडे को आ जाएगी। ऑलराइट, चलो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी या, लव यू ऑल।